नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। आप लोगों को जो सुबह PDF प्रोवाइड किया गया था उसी के क्वेश्चन आज सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से। उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों के गलत हों उनको आप लोगों को कॉपी पे नोट कर लेना है और उनको याद करना है। PDF उन लोगों को मिला होगा जो लोग पेड बैच में ऐड हैं, क्योंकि उसी पे PDF प्रोवाइड किया जाता है। चलिए तो अब चलते हैं। आज जो वो साइंस और GK की क्लास रहेगी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन से हैं इसमें? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन से हैं इसमें? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियों का जो श्रावण होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों का जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का श्रावण शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए, लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि, लार का श्रावण कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। जठर ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये तीनों की तीनों जो हैं वो कैसी हैं? वो सभी की सभी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इसलिए इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी इसमें आती हैं, दुग्ध ग्रंथि भी इसी में आती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो ये कैसी हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट है, पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है? पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है? साथी सभी लोग आंसर करेंगे। पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है? पैरामीशियम का जो शरीर किससे कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, पेलिकल, टैगमा, ट्राइकोसिस्ट। तो पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है? पैरामीशियम का शरीर जो है वो एक कवर के द्वारा ढका होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। ये इसका सुरक्षात्मक अंग होता है। ये इसका सुरक्षात्मक अंग होता है। पैरामीशियम का जो शरीर जो है वो ट्राइकोसिस्ट के द्वारा ढका होता है। ये इसकी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है इसको। पैरामीशियम जो है वो कौन से फाइलम में आता है? तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ फाइलम का जंतु है। कौन से? प्रोटोजोआ फाइलम का जंतु है। और इसे स्लीपर जंतु के नाम से भी जानते हैं। किसके साथ ही? स्लीपर जंतु के नाम से भी इसको जानते हैं। और एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पैरामीशियम जो है इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक गुरु केंद्रक होता है और एक लघु केंद्रक होता है। इन दोनों का काम अलग अलग होता है। तो इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें गमन जो है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो गमन है, गमन यानी एक स्थान से दूसरी जगह किससे के माध्यम से जाते हैं, तो इसमें गमन जो है वो सीलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में इसको रोमाब बोलते हैं। रोमाब। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्लीपर जंतु। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया स्लीपर जंतु कौन सा है इसमें, तो स्लीपर जंतु अमीबा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्लीपर जंतु? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो मनुष्य के तलवे के समान या मनुष्य की चप्पल के समान होती है, इसलिए इसको स्लीपर जंतु बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, अमीबा में जनन की सामान्य विधि है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। अमीबा में जनन की सामान्य विधि है। और आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। और अगर आप लोगों को क्लास में कोई दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, उन सबको कहीं पे नोट करते चलिए। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसके अलग भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी जाती हैं, तो उनको भी आप लोग नोट कर लिया करिए। एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको नोट कर लिया करेंगे। तो अमीबा में जनन की सामान्य विधि कौन सी है? अमीबा में जनन की सामान्य विधि पूछा है इसमें। तो सामान्य विधि है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को हिंदी में बोलते हैं द्वय विखंडन। बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा में जनन की सामान्य विधि है। पुटी भवन के द्वारा भी होता है। पुटी भवन के द्वारा कब होता है? पुटी जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, तो वो एक पुटी का निर्माण कर लेते हैं। पुटी को इंग्लिश में सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
तो उसके द्वारा भी इसमें जनन होता है, जनन यानी रिप्रोडक्शन। और सामान्य अगर विधि पूछी जाए तो सामान्य विधि है बाइनरी फिजन या द्वैव विखंडन। यह है अमीबा में गमन होता है। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? स्यूडोपोडिया द्वारा, शीलिया द्वारा, फ्लैजेला द्वारा या सभी के द्वारा। तो सभी साथी आंसर करेंगे इसका, अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो गमन है, अमीबा में गमन होता है स्यूडोपोडिया द्वारा। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया द्वारा अमीबा में गमन होता है। सीलिया द्वारा किस में होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था पैरामीशियम में होता है। और फ्लैजेला द्वारा किस में होता है? यूग्लिना में होता है। यूग्लिना से एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूग्लिना जो है वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? यूग्लिना को कहा जाता है। ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, अगर कोई पीसीबी ग्रुप वाला बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, इस क्लास को देख रहा है कोई पीसीबी ग्रुप वाला बच्चा, तो उसके लिए भी ये क्लास जो है वो बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए आप लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं और इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जीएस की क्लास तो कराई जा रही है, जीएस की क्लास आप लोगों की अलग से चलेगी। और उसके लिए आप लोगों के लिए ग्रुप भी बन चुका है, एक ग्रुप भी बन चुका है। तो वो उसमें अगर आप लोग ऐड नहीं हैं तो आप लोग ऐड हो जाइए, मैंने एक वीडियो बना के बताया था। तो यह क्वेश्चन है, किस प्रकार के रक्त वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होता है? किस प्रकार के रक्त वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होता है? ब्लड में दो चीज़ होती है, एक एंटीबॉडी होती है, एक एंटीजन होता है। तो एंटीजन किस में एब्सेंट होता है ये पूछा है आप लोगों से। तो एंटीजन जो है वो ओ ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होता है। कौन से? ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है। और एंटीबॉडी अगर पूछे, एंटीबॉडी जो है वो किस में एब्सेंट होती है? एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होती है। कौन से? ए बी ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होती है। ए ब्लड ग्रुप जो है उस यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए क्यों इसमें एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप होता है, सॉरी एक मिनट, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीजन तो ए ही होता है, एंटीबॉडी जो है वो बी होती है, एंटीबॉडी बी होती है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन सेम रहता है लेकिन एंटीबॉडी डिफरेंट होती है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए होती है। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ये दोनों एंटीबॉडी जो हैं वो दोनों ही एब्सेंट होंगी, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है उनमें एंटीबॉडी जो है ए बी नहीं आ सकती, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। और एंटीजन जो है वो समान रहता है। तो अब ओ में एंटीजन क्या में एब्सेंट होता है? क्योंकि देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ये आपके लेवल की नहीं है। आप लोग केवल इतना याद रखिए कि एंटीजन जो है वो ओ ब्लड ग्रुप में एब्सेंट रहता है और एंटीबॉडी जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप में एब्सेंट रहती है। ओ में क्यों एब्सेंट रहता है वो भी आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। देखिए एंटीजन जो है वो सेम रहता है, जैसे ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। अब ये दो ही एंटीजन होते हैं। अब ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और लेकिन एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं इसमें, लेकिन एंटीजन एब्सेंट रहता है। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गई हैं तब भी कोई बात नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि एंटीजन किस में एब्सेंट रहता है और एंटीबॉडी किस में एब्सेंट रहती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, सभी लोग फटाफट से इसका आंसर कर देंगे, टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। और जो लोग, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए, नीचे आप लोगों के सामने लाइक का बटन दिया हुआ है, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे एक भी वीडियो आप लोगों की छूटे ना। अब ये है टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो टीनिया सोलियम जो है वो किसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है? टीनिया सोलियम टीनिया का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। अब टीनिया तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, फीता क्रम दिया है, गोल क्रम दिया है, केंचुआ दिया है, जोंक दिया है, तो अब क्या लगाएंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए टीनिया सोलियम जो है, टीनिया को फीता क्रम के नाम से भी जानते हैं, टीनिया को फीता क्रम के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में टेप वॉर्म बोलते हैं, टेप वॉर्म। टीनिया को टेप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और गोल क्रम किसको बोलते हैं? गोल क्रम या राउंड वॉर्म ये बोलते हैं एस्केरिस को। किसको? एस्केरिस को बोलते हैं। तो टीनिया सोलियम जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा है तो ये किसका हो जाएगा? फीता क्रम का, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टीनिया जंतु है,
टीनिया कैसा जंतु है? अलिंगी, एक लिंगी, द्विलिंगी या बहुलिंगी? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। टीनिया कैसा जंतु है? तो टीनिया जो है वो द्विलिंगी जंतु है। कैसा है? द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी है और अंतःपरजीवी है। अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया कहाँ पाया जाता है? तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलक्रम किस वर्ग का है? गोलक्रमी किस वर्ग का है? वर्ग पूछा है, क्लास। गोलक्रम किसको बोलते हैं? एस्केरिस को बोलते हैं। तो एस्केरिस की क्लास पूछी है इसमें। तो एस्केरिस की क्लास कौन सी है? सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। एस्केरिस कौन सी क्लास में आता है? तो एस्केरिस जो है वो फर्स्ट मीडिया क्लास में आता है। कौन सी? फर्स्ट मीडिया क्लास में आता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। कौन सी क्लास में आता है? फर्स्ट मीडिया क्लास में आता है। और एस्केरिस से एक रोग होता है, एस्के हेलमेंथीज। सॉरी, क्या बोल देता हूँ मैं जल्दी जल्दी में, रोग नहीं। एस्केरिस जो है वो निमेटोडा फाइलम में आता है। निमेटोडा फाइलम में आता है। निमेटोडा फाइलम को एस्के हेलमेंथीज के नाम से भी जानते हैं। किसके? एस्के हेलमेंथीज के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंचुए के लिए गलत जोड़ा है। केंचुए के लिए गलत जोड़ा है। मादा छिद्र 14वें खंड में पाया जाता है, नर छिद्र 18वें खंड में पाया जाता है। दोनों बिल्कुल सही हैं। क्लाइटेलम 16, 17, 18वें खंड में पाया जाता है। गलत है। क्लाइटेलम जो है वो कहाँ पाया जाता है? 14, 15 और 16वें खंड में। 14, 15 और 16वें खंड में पाया जाता है। पेरिस्टोमियम पहले खंड में पाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? सी ऑप्शन गलत है। क्लाइटेलम जो है वो किस में पाया जाता है? 14, 15 और 16वें खंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंचुए में हृदय की संख्या क्या होती है? केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को आज की क्लास कैसी लग रही है। चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही हैं? जो आप लोगों के लिए नई रणनीति तैयार की गई है, जो रणनीति बदली गई है, पहले जैसे कराया जाता तो उसके बाद अब जैसे कराया जा रहा है, तो उसमें आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता देंगे आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और क्लास कैसी लग रही है। तो केंचुए में हृदय की संख्या कितनी होती है? केंचुए में हृदय की संख्या होती है 4 जोड़ी। कितना? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। 4 जोड़ी यानी 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, इक्थियोलॉजी, सेरीकल्चर या एपीकल्चर? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, इक्थियोलॉजी, सेरीकल्चर या एपीकल्चर? तो मछलियों का अध्ययन मछलियों का अध्ययन पूछा है इसमें। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मछलियों का अध्ययन बोलते हैं इक्थियोलॉजी। क्या? इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। और आप लोगों के सामने एक ऊपर ही ऑप्शन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं? पीसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं। मछली पालन का अध्ययन पूछे, आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा मछली पालन पूछा है या मछलियों का अध्ययन पूछा है। अगर सीधा मछलियों का अध्ययन पूछता है तो इक्थियोलॉजी लगाएंगे, और मछली पालन का अध्ययन पूछता है तो क्या लगाएंगे? पीसीकल्चर लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पे और भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। आप लोगों के देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जैसे जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप लोगों को जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको आप लोगों के कॉपी पे नोट कर लिया करेंगे और उसको याद करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, कुछ लोग तो बैठते होंगे और जो लोग नहीं बैठते हैं कॉपी पेन लेके, वो लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। किसका? रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, सिल्क वॉर्म का। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में करते हैं? एपीकल्चर में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, माइकेली, लैमार्क और ट्रिब्रेनस। तो जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये भी यूपी के टेट के एग्जाम में पूछा गया है। जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द जो है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो टर्म है, वो किसने दिया था? लैमार्क और ट्रिब्रेनस ने दिया था। किसने? लैमार्क और ट्रिब्रेनस ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, इसके लेखक कौन है? डार्विन, लैमार्क, वाटसन या लिनियस? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? फटाफट आंसर करिए आप लोग। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, क्या बात है? क्लास को शेयर कर दिया करिए, बच्चों की संख्या बहुत कम रहती है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं डार्विन। कौन है? डार्विन। अब लैमार्क की भी बुक है, लैमार्क की भी कौन सी बुक है? इंपॉर्टेंट बुक है। बुकें तो काफ़ी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी इनकी बुक है। और यहाँ पे देखिए वाटसन जो है, वाटसन ने क्या किया था? तो वाटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कितने दिया था प्यारे बच्चों? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन ने दिया था। और लीनियस की एक बुक है, लीनियस की कौन सी बुक है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लीनियस की बुक है सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी? सिस्टेमा नेचुरी, ये लीनियस की बुक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़ा बताइए। इसमें से आप लोगों को गलत जोड़ा छांटना है। गलत पेयर कौन सा है इसमें? एडवर्ड जेनर जो है चेचक की खोज किए थे, जे साल्क पोलियो की खोज किए थे, लुईस पास्चर पेनिसिलिन की खोज किए थे, या नन ऑफ दीज? तो फटाफट जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। इस क्लास में देखिए उन साथियों को बहुत मज़ा आ रहा होगा जो लोग हमारे पेड ग्रुप में ऐड हैं, वो लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे क्योंकि उनको सुबह पीडीएफ मिल गया था, तो उन लोगों को ये सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया, मैं शुरुआत में ही बताना चाहिए था। देखिए आप लोगों के जो पेड बैच है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोगों का जो पेड बैच है जिस पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उस पे देखिए आज आप लोगों का अंतिम दिन है। आज जो है वो 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल है। उसमें जो ऑफ़र दिया गया था वो आज का लास्ट दिन है, लास्ट दिन है। अगर आज आप लोग परचेज कर लेते हैं, अगर आज आप लोग उसको परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों को वो केवल कितने में बताया था मैंने? अरे कितने में बताया था भाई? हाँ, आप अगर आप लोग आज परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों को 299 में मिल जाएगा, 299 में मिल जाएगा। और अगर आप लोग, वैसे इसकी फ़ीस 423 रुपये है, लेकिन अगर आप लोग आज तक के लिए आप लोगों के लिए ऑफ़र था, कुछ लोग परचेज कर लिए हैं और कुछ लोग अभी अगर करना चाहते हैं, जो लोग बचे हुए हैं वो लोग अगर करना चाहते हैं तो वो लोग 299 में परचेज कर सकते हैं आज 11:59 तक। और आज के बाद 5 से 10 अप्रैल के बीच में, 5 से 10 अप्रैल के बीच में भी आपके लिए ऑफ़र रहेगा। 5 से 10 अप्रैल के बीच में आप लोग 349 में परचेज कर सकते हैं। कितना? 349 में परचेज कर सकते हैं। और अगर 10 अप्रैल तक भी अगर आप लोग परचेज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए ऑफ़र की जो सीमा है वो समाप्त हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए कोई ऑफ़र नहीं दिया जाएगा, फिर आप लोगों को पूरा 423 रुपये पे करना पड़ेगा। तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो लोग परचेज कर लीजिए। और पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए भी यहाँ पे बैच चलता है, पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए भी बैच चलता है। उन लोगों के लिए फ़ीस रखी गई है 99 रुपये, 99 रुपये रखी गई है। ये किसकी है? जीएस की फ़ीस है, जीएस की क्लास मिलेगी उनको, जीएस की पीडीएफ मिलेगी, तो उसके लिए 99 रुपये फ़ीस रखी है। ये ऑफ़र है 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक ऑफ़र है। उसके बाद ये फ़ीस हो जाएगी 149 रुपये, 149 रुपये फ़ीस हो जाएगी, इतनी रहेगी। अब चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये चीज़ें बताना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ये चीज़ें बता दी हैं। जिन लोगों को अगर परचेज करना है तो वो आज परचेज कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करेंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 7238 96 53 63, ये नंबर है। अब चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये बताना था निम्न में गलत जोड़ा है, गलत जोड़ा बताना था। तो गलत जोड़ा कौन सा है इसमें? आप लोग आंसर कर दिए हैं इसका। गलत जोड़ा कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन जो है वो गलत है, सी ऑप्शन जो है वो गलत है। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके की खोज किए थे, बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज किए थे, जे साल्क पोलियो के टीके की खोज किए थे। लेकिन पेनिसिलिन के टीके की, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यहाँ पे दिया है लुईस पास्चर, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आप लोगों की क्लास आज की यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है।
आज पहली क्लास थी आप लोगों की, तो आज आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और अगर आप लोगों को क्लास में कोई दिक्कत होती है, कोई सजेशन रहता है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी अमल किया जाएगा। चलिए, तो अब आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज देखिए आप लोगों का लास्ट दिन है ऑफ़र का, तो अगर आज आप लोग परचेज कर लेंगे, पीएजी वाले अगर आप आज परचेज कर लेंगे तो उन लोगों को केवल 299 रुपये में कोर्स मिल जाएगा, और 5 से 10 के बीच में करेंगे तो 349 रुपये में। उसके बाद अगर आप लोग करेंगे तो उसके बाद ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, 423 रुपये। और पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए भी बैच शुरू हो गया है, उनकी फ़ीस रखी है 10 तारीख तक 99 रुपये है, उसके बाद 149 रुपये है। कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। अभी मैंने बता दिया था, एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नंबर था, 72 38 96 53 63। ये टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, 72 38 96 53 63। किसी पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो अब आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए, अब मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।